अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो का वीडियो का टाइटल है जी सोनम रघुवंशी अरेस्टेड, राजा रघुवंशी मर्डर और मेघालय पुलिस आरजे रोनो की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी की बात होगा। स्टार्ट। दोस्तों, आखिरकार सोनम रघुवंशी का पता लग गया। उसे 8 जून की रात गाजीपुर के एक ढाबे से पकड़ लिया गया। क्या सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया तो पीछे इसके मोटिव क्या, मर्डर करने वाले कौन थे? इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मेघालय पुलिस ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया कि सोनम ने ही सुपारी देकर अपने पति का कत्ल करवाया। ये बात भी निकल कर आ रही है कि सोनम का इंदौर के ही एक लड़के राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। इस मामले में अब तक 4 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन पूरा देश इस वक्त यही पूछ रहा है कि अगर सोनम का शादी से पहले अफेयर था भी, अगर उसे राजा रघुवंशी से शादी नहीं भी करनी थी, तब भी उसका मर्डर क्यों करवाया? खैर, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस कुछ दिनों में ढूंढ लेगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर शुरू कैसे हुआ। तो दोस्तों, ये बात पिछले साल 1 अक्टूबर की है। रामनवमी का दिन था और रघुवंशी समाज का भंडारा था। इसी दिन समाज के लोग शादी के योग्य लड़के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में लिख देते। सोनम की फैमिली वालों ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी की डिटेल्स पढ़ी तो उन्हें लड़का अच्छा लगा। एक तो राजा का काम भी अच्छा था, दूसरा वो इंदौर का ही रहने वाला था। उसके बाद सोनम की माँ का राजा के घर फोन आया। वो लोग मिलने आए, फिर लड़का लड़की आपस में मिले और बात पक्की हो गई। लेकिन शुरू में ही राजा ने एक ऐसी बात नोट की जिसे उसके परिवार वाले अगर समझ जाते तो राजा की जान बच भी सकती थी। राजा ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। राजा दरअसल सोनम के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। सोनम ने इसके लिए मना कर दिया। राजा फोन भी करता था तो सोनम उनसे बात नहीं करती थी। राजा की माँ ने इस बारे में सोनम से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में बिजी होती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती। लेकिन ये बात तब आई गई हो गई। फिर आया 10 मई का वो दिन। दोनों की शादी हो गई, दोनों का परिवार खुश था। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। राजा शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम हादसे के बाद वो प्रोग्राम उसे टालना पड़ा। लेकिन तभी सोनम ने बिना राजा से पूछे मेघालय की टिकट करा दी। जब सोनम ने ऐसा किया तो राजा भी हैरान हुआ। उसने अपनी माँ को बताया कि सोनम ने मेघालय की टिकट कराई। इसके बाद राजा को न चाहते हुए भी मेघालय जाना पड़ा। दोनों पहले बेंगलुरु से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर 20 मई को गुवाहाटी पहुंचे। वहां मां कामाख्या के दर्शन किए। फिर 22 मई को सुबह गुवाहाटी से मेघालय निकल गए। शिलोंग पहुंचकर चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में चेक इन किया। उसी दिन स्कूटी लेकर आसपास घूमने भी निकले। और फिर आया 23 मई का दिन। 23 मई को सुबह 5:30 बजे इन्होंने अपने होम स्टे या होटल कह लें उसे चेकआउट कर दिया। ये देखकर होटल वाला भी हैरान था कि इतने सुबह चेकआउट कौन करता है। फिर इसी दिन ये लोग चेरापूंजी से 330 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल देखने निकल गए। वो भी तब जब उस जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ था और जिस रास्ते से ये गए वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। अब जिस दौरान ये लोग वाटरफॉल के पास जा रहे थे तभी सोनम की सास का भी फोन आया। सोनम ने बताया कि हम एक वाटरफॉल के पास गए थे, यहाँ खड़ी चढ़ाई है, हम एक कैफे के पास रुके थे। जिस दौरान ये बातचीत हुई तब दोपहर के 1:30 बजे थे। इसके बाद दोपहर 2 बजे राजा के घर वालों ने फिर से फोन किया, लेकिन तब राजा का फोन स्विच ऑफ है। सोनम से बात करने की कोशिश की मगर उसका मोबाइल भी बंद था। दिन में दोबारा बात करने की कोशिश की गई तब भी फोन नहीं लगा। इस पर राजा के घर वालों को घबराहट तो हुई, लेकिन उन्हें लगा कि पहाड़ी इलाका है, हो सकता है नेटवर्क न आ रहा हो या उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो। इसलिए उस शाम उन्होंने उतना पैनिक नहीं किया। फिर 24 मई का दिन आता। राजा के परिवार वालों ने फिर उन्हें कॉल किया। अब फिर से उनका फोन नहीं लगा। अब इन लोगों को टेंशन हुई और फिर उन्होंने राजा और सोनम द्वारा जो उन्हें पिक्चर्स भेजी गई थी उसमें एक फोटो में दोनों किराए की स्कूटी पर दिख रहे थे। उस स्कूटी पर उसके ओनर का नंबर। राजा के भाई ने उस पर कॉल किया तो स्कूटी वाले ने बताया कि हाँ, इन लोगों ने मुझसे स्कूटी ली थी लेकिन ये अभी तक स्कूटी लेकर वापस नहीं आए। ये सुनकर सोनम और राजा की फैमिली वाले और घबरा गए। अगले दिन सोनम और राजा का भाई फ्लाइट पकड़कर गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग आ गया। राजा के भाई ने शुरू में बताया कि जब उन्होंने शिलोंग पुलिस से कंप्लेन की तो उन्होंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं। फिर सोनम और राजा के घर वालों ने इंदौर कमिश्नर से इसकी शिकायत। फिर इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से बात की। मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तक भी पहुंचा। उसके बाद मामले में तेजी आई। मेघालय पुलिस ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स समेत इंटेलिजेंस की टीमों को सर्च ऑपरेशन में लगाया। सबसे पहले इन्हें इन लोगों की एक लावारिस स्कूटी की शिकायत मिली। पता लगा कि ये वही स्कूटी है जो सोनम और राजा ने रेंट पर ली थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा। एक लोकल गाइड ने बताया कि उन्होंने सोनम और राजा को अपनी सर्विस ऑफर की थी, लेकिन उन लोगों ने कोई और गाइड ले लिया। मगर तभी गाइड ने एक ऐसी बात बताई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। गाइड ने बताया कि उन दोनों के साथ 3 लोग और थे जो उनसे हिंदी में बात कर रहे थे। अब मेघालय जैसी जगह पर तो कोई हिंदी बोलता नहीं। कोई लोकल आदमी टूरिस्ट के साथ हिंदी में बात करता है तो उसके डायलेक्ट से पता लग जाता है कि वो लोकल है। लेकिन गाइड ने बताया कि नहीं, वो 3 लोग लोकल नहीं थे।
फिर ये भी पता लगा कि आखिरी बार जब सोनम अपने हस्बैंड राजा के साथ वाटरफॉल की तरफ जा रही थी, तभी सोनम पीछे थी और वो 3 लोग राजा के साथ आगे थे। अब ये बात भी हैरान करने वाली है, जिस जगह वाटरफॉल है उसे सेफ नहीं माना जाता। यहाँ अक्सर बाहर से आने वाले लोगों के साथ लूटपाट होती रहती। कुछ साल पहले तो हंगरी से आए एक टूरिस्ट की भी मौत हो गई थी। ये एरिया बाहरी लोगों के लिए इतना अनसेफ है कि जब राजा और सोनम का भाई उन्हें ढूंढते हुए इस जगह पर आए तो लोकल लोगों ने कहा कि आप नाइट स्टे यहाँ पर मत करो। इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि वो 3 अनजान लोग अचानक ऐसी जगह पर राजा और सोनम के साथ आने के लिए तैयार कैसे हो गए। लेकिन अब भी पुलिस के हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं है। तभी जांच के दौरान 27 मई को 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। ये बैग उस जगह से काफी दूर थे जहां इन दोनों की स्कूटी लावारिस हालत में मिली थी। फिर 3-4 दिन भारी बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन को बार-बार रोकना पड़ा। फिर आया दोस्तों 2 जून का दिन। पुलिस और रेस्क्यू टीमें सोनम और राजा से जुड़ा सुराग ढूंढने में लगी थी। तभी रेस्क्यू टीम को एक पहाड़ी के नीचे खाई में कुछ दिखाई दिया। टीम वहां पहुंची तो वो एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी, मगर वो इतनी खराब हालत में थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। बॉडी को अस्पताल लाया गया। तभी राजा के भाई को उस शव की पहचान करने के लिए बोला गया। बॉडी इतनी खराब हो चुकी थी कि चेहरे को देखकर कुछ भी बता पाना पॉसिबल नहीं था। तभी राजा के भाई की नजर उस बॉडी की कलाई पर पड़ी। वहां पर एक टैटू गुदा हुआ था, उस पर राजा का नाम था। वो टैटू देखते ही राजा का भाई रोने लगा। कंफर्म हो गया कि ये लाश राजा की। फिर 2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि यह हादसा नहीं था, बल्कि किसी ने तेज हथियार से राजा का मर्डर किया है। पुलिस को पता लगा कि पेड़ काटने वाले हथियार से राजा की हत्या की गई। 4 जून को राजा की बॉडी इंदौर लाई गई। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि सोनम कहाँ है। तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। शक हो रहा था कि क्या सोनम की भी हत्या कर दी गई है, क्या सोनम को किसी गैंग ने बेचकर उसे बांग्लादेश भेज दिया है, या सोनम ही अपने पति राजा के मर्डर में शामिल है और वहां से भाग गई है। लेकिन अपने ही पति की मर्डर वाली बात एक ऐसी बात थी जो कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई पत्नी आखिर क्यों शादी के 3 हफ्ते में ही अपने पति की हत्या करवा देगी। लेकिन सोनम से जुड़ा कोई सुराग न मिलने से सस्पेंस लगातार बना हुआ। इस बीच मेघालय पुलिस और उनकी टीमें लगातार अपनी जांच में लगी हुई थी। मेघालय पुलिस को अपनी जांच में पता लगा कि सोनम के पास एक नंबर और था और मोबाइल टावर और कॉल डिटेल से पता लगा कि उसी लोकेशन से इंदौर फोन किए गए। ये अपने आप में एक बड़ा सबूत था। इसके बाद मेघालय पुलिस ने एमपी और यूपी की पुलिस के साथ मिलकर दोनों ही स्टेट में अलग अलग जगह छापेमारी करके 4 लोगों को पकड़ लिया। इनमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से पकड़ा, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 8 जून की रात यूपी के गाजीपुर में एक लड़की बदहवास हालत में मिली। उसने काले रंग की टी शर्ट और लोअर पहन रखी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरा देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से सोई नहीं थी। तभी उस लड़की ने ढाबे वाले लड़के को कहा कि भैया क्या मुझे आपका फोन मिलेगा, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। ढाबे वाले ने लड़की को अपना फोन दे दिया। फोन पर बात करते ही लड़की रोने लगी। तब तक किसी को नहीं पता था कि ये लड़की कौन है। उस वक्त ढाबे पर कुछ महिलाओं ने उस लड़की को पहचान भी लिया था, लेकिन कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो सोनम रघुवंशी हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर से मेघालय 1100 किलोमीटर दूर है। भाई से बात करने के बाद सोनम वहां एक चारपाई पर बैठकर रोने लगी। तभी जिस फोन से सोनम ने अपने भाई को कॉल किया था, उसी नंबर पर सोनम के भाई का कॉल आया। उसने ढाबे वाले को कहा कि तुम फौरन पुलिस को कॉल करो। ढाबे वाले ने पुलिस को फोन किया। सोनम ने अपनी पहचान बताई तो पुलिस को फौरन समझ में आ गया कि ये वही लड़की है। इसके बाद पुलिस सोनम को अपने साथ ले गई। सोनम की गिरफ्तारी के बाद जहां राजा का भाई खुलकर ये बोल रहा है कि सोनम ही मेरे भाई की कातिल हो सकती है, वहीं सोनम के फादर का कहना है कि ये एक साजिश है। मेघालय पुलिस उनकी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रही है। वो इस मामले में सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। क्या प्रूफ है उनके पास जो भाड़े के हथियार है सोनम लेके जाएगी, और क्यों जाएगी? उसका भी तो कुछ कारण होना चाहिए ना। सोनम की गिरफ्तारी के बाद सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या होगा। मेघालय पुलिस ने तो क्लियरली बोल दिया है कि सोनम ने ही भाड़े के हथियारों से अपने पति का कत्ल करवाया। तो अब तक तो यही लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजा रघुवंशी अगर 23 मई को गायब हो गए थे और ये मान भी लें कि उनकी पत्नी सोनम को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, तो सोनम उसी दिन मेघालय पुलिस को इसकी शिकायत कर सकती थी। अगर वो 8 जून की रात किसी का मोबाइल लेकर अपने भाई को कॉल कर सकती थी, तो यही काम वो पहले भी कर सकती थी। 17 दिनों तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसने किसी को कॉल क्यों नहीं किया? ये कई इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल, हत्या के शक में जो लोग भी पकड़े गए हैं वो सभी के सभी इंदौर के हैं। पकड़े गए लोगों में एक राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी का दोस्त भी बताया जा रहा है। क्या ये भी इत्तेफाक है? ऊपर से सोनम का शादी से पहले राजा में इंटरेस्ट न लेना, बिना राजा से पूछे ही मेघालय की टिकट कटा देना, फिर मेघालय में भी एक ऐसी जगह घूमने ले जाना जो बाहरी टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं है। ये सारी बातें बहुत ज्यादा शक पैदा करती है।
लेकिन एक बात जो हर किसी को हैरान कर रही है कि भाई अगर सोनम का कहीं अफेयर था भी और वो शादी के लिए तैयार नहीं भी थी, तब भी उसे अपने पति का मर्डर करवाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको शादी से प्रॉब्लम है तो आप घर से चले जाएं, अपने पति से खुलकर बोल दें। और अगर आपको जबरन शादी से कोई नाराजगी है तो उसका गुस्सा अपने पति पर क्यों निकाल? उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? आप सोच कर देखिए, एक सीधा साधा लड़का जो अपने माँ बाप के कहने पर बिरादरी में शादी करता है, फिर वाइफ जहाँ घूमने के लिए कहती है वहां चला भी जाता है। हनीमून पर घूमने के दौरान कुछ लोग उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और उस बेचारे को ये पता तक नहीं चलता कि उसकी किससे क्या दुश्मनी थी। और ऐसे एक नहीं, आजकल दर्जनों ऐसे केस हो रहे हैं जहां लड़कियां भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शादी से पहले अफेयर के चलते अपने हस्बैंड का कत्ल करवा देती। इसी तरह का एक मामला इसी साल मार्च में मेरठ से आया था, जब मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने पति सौरभ का मर्डर करवाकर उसकी लाश नीले ड्रम में भरवा दी थी। उससे पहले मार्च में ही यूपी के औरैया में प्रगति यादव नाम की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शादी के कुछ दिन बाद अपने पति दिलीप की हत्या करवा दी थी। ये सारी खबरें हिला देने वाली हैं दोस्तों। हम बिल्कुल ये दावा नहीं करते कि सोनम रघुवंशी मामले में उन्होंने ही अपने पति की हत्या करवाई हो, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन यही है कि मोस्ट लाइकली वो ही इस मामले में चीफ कॉन्स्पिरेटर हो सकती है। और अगर ऐसा ही निकला तो ये बहुत ही डराने वाली बात है। सच में बात सोचने वाली है कि आज का यूथ किस तरह सोच रहा है। आप जिससे प्यार नहीं करते, अगर वो आपको नहीं मिलता तो आप उस आदमी को मरवा दे रहे हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात जो मुझे हैरान करती है कि जो लड़कियां इतनी दबंग हैं कि अपने प्यार के लिए शादी के बाद अपने पति का कत्ल तक करवा दे रही, यही लड़कियां शादी से पहले इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाती? शादी से पहले माँ बाप को ये क्यों नहीं बोल देती कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी? मतलब माँ बाप के सामने तो आप खुद इतना हेल्पलेस फील करते हो कि मजबूरी में शादी कर लेते हो, और अंदर ही अंदर इतना गुस्सा और जहर भरा होता है कि एक मासूम आदमी का कत्ल तक करने से पीछे नहीं हटते। मुझे नहीं पता ये कैसी सोच है, मगर इस सोच ने आज हजारों लाखों लोगों को डरा दिया। बाकी दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। क्या लगता है आपको इस केस में क्या हुआ होगा? बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जी डिटेक्टिव राणा अली राजपूत साहब। जी बिल्कुल जी, ये बात तो सही है कि शादी करने का जो एक डिसीजन होता है वो कोई छोटा सा डिसीजन नहीं होता, वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और शादी करने से पहले ये इंसान को सोच समझ होनी चाहिए कि वो जिस इंसान के साथ शादी करने जा रहे हैं, क्या वो उसको पसंद है या नहीं पसंद। अगर पसंद नहीं है, कोई और पसंद है, तो एक ऐसे शख्स से शादी ना करिए जिसे आप नहीं करना चाहते। क्योंकि यहाँ पे ये जो केस है, सोनम जिस तरह से रघुवंशी भाई जो हैं उनके साथ शादी उन्होंने की, चले फैमिली के प्रेशर में आके की कि लड़का अच्छा है, खाते पीते घराने से है, सेटल है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनकी सोच होती है कि उनकी बेटी हमेशा सुखी रहे। वो इन चीज़ों को लेकर अपनी बेटी का विवाह जो है वो वहाँ पे करवाना चाहते हैं जहाँ पे लड़का जो है वो अच्छा खासा सेटल हो, कि ताकि उनकी बेटी के लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। उनकी बेटी को पूरी तरह से वो ज़िंदगी की सहूलियात मिलें जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे शादी तो हो गई, लेकिन शादी होने के बाद जो रघुवंशी भाई हैं, उन्होंने अपनी माता जो है उनसे ये कहा भी कि उनकी जो पत्नी है वो उनमें उस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रही जिस तरह से उनको लेना चाहिए। लेकिन हिम्मत है भाई साहब की कि उन्होंने फिर भी कंप्रोमाइज करने की कोशिश की, कि अपनी उनकी जो मर्जियां थी, जो अपनी उनकी विशेष थी, उनको उन्होंने रोक लिया। क्योंकि वो जो कहते थे सोनम उनकी बात नहीं मानती थी। लेकिन सोनम जो है उनसे बिना पूछे अगर मेघालय की टिकटें उन्होंने करवा दी हैं, तो उन्होंने उस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने नहीं मना किया, उन्होंने यही कहा कि ठीक है जी, अभी शादी नहीं है थोड़ी, तो पत्नी ज़ाहिर सी बात है इनके साथ थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा, आगे जाके तो लाइफ जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। इस सोच को लेकर वो उनकी हर बात को मानते चले गए। लेकिन उनके वहम और गुमान में भी नहीं था कि आने वाले टाइम में उनके साथ क्या होने वाला है। यार एक चीज तो यहाँ पे कहने जरूरी है। देखिए, अगर किसी के साथ अफेयर चल रहा है शादी से पहले, कोई बॉयफ्रेंड है या किसी की कह लें कि कोई जीएफ है, तो जब शादी हो जाती है तो फिर उस चीज को भूल जाना चाहिए। फिर एक नई जिंदगी शुरू हो गई है, तो फिर वो पास्ट जो है उसको साथ रख के चलेंगे तो दो कश्तियों का जो सवार होता है वो तो हमेशा से डूबता ही है। तो फिर उस अफेयर को खत्म करना जरूरी है। अगर बंदे को लगता है कि मैं अपनी पहली मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता, तो फिर बंदे को चाहिए कि शादी ना करे, ताकि जो नई जिंदगी है उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है।
तो उसकी ज़िंदगी तबाह होने से बच जाएगी। अब देखिए कि कितना बड़ा हादसा हुआ है। इसमें कितने सारे लोगों की एक कह लें कि रघुवंशी जो हैं उनका कत्ल तो हुआ है, लेकिन उसके साथ और कितनी ज़िंदगियाँ हैं जिनको फ़र्क पड़ा है। उनके परिवार के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है। अब सोनम जो है वो खुद की ज़िंदगी जो है उन्होंने जहन्नुम बना ली है। जिस तरह से पुलिस ने इंक्वायरी की और पुलिस ने इंक्वायरी करने के बाद ये कह लें कि डिसाइड कर लिया है, फैसला कर दिया है कि जो असल कातिल हैं वो सोनम ही हैं और सोनम जो हैं उन्होंने ही अपने पति को कत्ल करने की सुपारी दी है। जिस तरह से वो लोग वहाँ पे आए हैं, मेघालय के अगर लोकल लोग होते तो उनको हिंदी इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग तो उनकी हो नहीं सकती और अगर वो लोकल लोग थे तो हिंदी बोलते तो पता चल जाता। लेकिन अगर वो इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे तो इट्स मीन कि वो जानने वाले सोनम के थे। उसके बाद एक मीटिंग होती है जी खाने की, उसके दौरानिया जो हैं वो अचानक रघुवंशी जो हैं उनका कत्ल हो जाता है। उसके बाद जो सोनम है, वो कई दिनों से लापता हैं, पता नहीं चलता और उसके बाद वो अचानक अपने घर पर अपने भाई को फ़ोन करती हैं किसी ढाबे से और वो बताती हैं कि जो बात उनके साथ हुई, जो हादसा उनके साथ हुआ, उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है, इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में 4 लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं। और उन लोगों को पकड़ने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो यही निकलता है कि ये हत्यारे थे और ये जो सोनम है इन्होंने ही इनको सुपारी दी थी। अब ये सारी चीज़ों का जो रिजल्ट निकलता है वो यही निकलता है कि यार जो आप लोग शादी करते हैं या हम लोग शादी करते हैं, शादी करने के बाद हम चाहते होते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो हमसे हर्ट ना हो। अगर हम उनको हर्ट नहीं करना चाहते तो फिर हमें चाहिए कि शादी के बाद जो शख्स हमारे लिए चुन लिया गया है, उसी के साथ पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि किसी और इंसान की जान लेने से बेहतर है कि इंसान शादी ना करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, किसी की जो है वो हत्या करना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, किसी की जो है वो फैमिली पूरी को जो है डिस्टर्ब कर देना, उससे तो बेहतर है भाई बंदा शादी ना करे, उससे जो नहीं आपको पसंद। अगर आप लोग किसी और को पसंद करते हैं तो भाई सीधा घरवालों को कहें ही। अगर वो हिम्मत नहीं है कहने की तो फिर बाद में हिम्मत कैसे आ जाती है एक किसी की जान लेने में। तो ये एक मिसाल है और क्योंकि वो असल में जो कड़ियाँ जोड़ी गई हैं उससे तो यही साबित होता है कि ये है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। हो सकता है कि ये ना हो। हो सकता है कि वो जो हूँ वो ब्लैकमेल करते हों इसको, ये जो लड़की क्या नाम है सोनम। सोनम, इसको ब्लैकमेल वगैरह करते हों या इसको जो है वो कोई ऐसी हो जो जो इसका जो पहले वाला बॉयफ्रेंड है वो एक किस्म का घटिया तरीन हो, जैसे बता रहे हैं ना कि ये बॉयफ्रेंड है, वो शक्ल से ही जो है वो चूतिया लगता है मुझे तो। और बड़ा चवल किस्म का लग रहा है वो शक्ल से ही। और हो सकता है कि उसने ब्लैकमेल किया हो इसको, लड़की को किसी ऐसी चीज़ों में, क्योंकि जब ज़ाहिर है पहले रिलेशन में होते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी वीडियो, तस्वीर और भी काफ़ी सारे ऐसे मामलात होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ फुल शेयर हो रहे होते हैं। तो हो सकता है कि उस लड़के ने इस जो लड़की है इसको जो है वो ब्लैकमेल किया और वहाँ पे बुलाया हो और वहाँ पे जब गए हों तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो उन लोगों ने जो 3-4 लोग थे उन्होंने जो है उसके हस्बैंड को कत्ल किया हो और इसको उठा के ले गए हों। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो 1100 किलोमीटर के बाद जो है वो लड़की मिली है वहाँ पे एक ढाबे पे और वहाँ पे जो है कॉल कर रही है और हालत उसकी बता रही है। मुझे लग रहा है कि वो शायद उनकी हिरासत से भाग गई हो। हो सकता है उन्होंने मिलके ज़्यादती भी की हो इसके साथ उधर रख के। वो तो क्योंकि डीएनए पहलू रिपोर्ट। जो है ना वो 2 निकल रहे हैं। एक पहलू ये भी हो सकता है जो कि सारी ये स्टोरी बता रही है, पुलिस बता रही है कि इसी ने जो है मंगवाए, बुलवाए और इसी ने कत्ल किए और इसके बाद जो है वहाँ से भाग गई। अगर तो वो पहले वाला पहलू है तो इसका भी रिज़ल्ट देख लें कि उसने भी छोड़ दिया होगा इसको और इसी हालत में ये देख लें किस हालत में पड़ी हुई है वहाँ पे। तो ये ऐसे कामों का ऐसे ही नतीजा होता है, भाई यही अंजाम मिलना है उसका। और अगर दूसरा पहलू जो मैं बता रहा हूँ वो है तो फिर ये दोनों के साथ ज़्यादती हुई है। फिर तो वो लड़की के साथ भी ज़्यादती हुई है कि उसका हस्बैंड को मार दिया। उसके बाद जो है वो उसके साथ भी ज़्यादती की होगी और उसको जो है वहाँ पे भागी होगी या छोड़ा होगा या कुछ सीन हुआ होगा और उसने फिर जो है वो घर में राब्ता किया। तो जो भी सीन था, लेकिन ये है कि वो भी पूरे शॉक में थी, लड़की की हालत बता रही है। और पूरी जो है वो उसके उसको होशो-हवास ही उड़े हुए थे, डरी सी, सहमी सी थी वो।
तो वो किस वजह से थी, इसलिए दोनों पहलू देखने चाहिए। पुलिस को जो है वो इस चीज़ को जो है अवॉइड करना चाहिए, दायरे को जो है वो बढ़ाना चाहिए इंक्वायरी के, और सिर्फ एक रुख नहीं दोनों रुख देखने चाहिए। और हो सकता है अभी भी वो बता ना रही हो उनका, क्योंकि जो ये बंदा है ना, मुझे ये शक्ल से ही जो है वो चवल लग रहा है जो इसका बॉयफ्रेंड था। तो मुझे लगता है कि इसी ने कोई ना कोई ऐसा कुछ किया होगा कांड। तो लेकिन लड़की फंसी हुई थी शायद, तो वो अपने इशारों पे नचा रहा होगा। तो ऐसे लड़के जो हैं वो लानत है उन पे। और मैं कहूँगा कि इन जैसे लड़कों पे जो है ना वो ये धरती पे बोझ है, इनको मार देना चाहिए। ये इसके बॉयफ्रेंड को पहले पकड़ना चाहिए और इसको जो है वो पूछगिछ करनी चाहिए। इसकी फैंटी लगा के जो है ना इससे सही तरह से सारा सच उगलवाना चाहिए, तभी जो है वो सारा सच सामने आएगा। तो लेकिन जो है वो हालत देख के मुझे तो दोनों रुख ठीक ही लगते हैं। तो पहला रुख भी हो सकता है ठीक हो, ये मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा रुख ही होगा। तो दोनों कहानियों में जो है कोई एक ना एक जो है वो सही होगी। लेकिन अब कौन सी सही है कौन गलत है, लेकिन जो मतलब कि अगर वो शादी वाला देखा जाए किस्सा, तो वो पहले जो है वो अगर पूछ लिया जाए, अगर मंजूर है उसे, अगर नहीं मंजूर तो नहीं करना चाहिए। ये अंजाम होते हैं आखिर, फिर घर नहीं बसते वो वाले। जब लड़की या लड़के की मर्जी ना हो तो उनकी शादी करवा दी जाए तो फिर घर नहीं बसते, फिर ये ऐसे ही जो है वो या तो एडजस्टमेंट हो जाती है या फिर जो है वो बर्बादी हो जाती है। तो इसलिए जो है पूछ के ही जो है पूरी तसल्ली करके ही शादी करनी चाहिए। और बाकी अब क्या मिलता है, अब इतने दिन जो है वो उसकी लाश वहाँ पे पड़ी रही है, उसको मार दिया गया है ऐसी जो है वो खुफिया जगह पे लेके जाके मगलाया में जो है वो झरने के पास। तो वहाँ पे जो है वो मारा गया इसको, ऊपर से बारिश भी होती रही है। तो लाश जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, पहचानने में नहीं आ रही थी, और भाई ने जो है पहचान लिया क्योंकि नाम लिखा हुआ था बाजू पे, राजा रघुवंशी। तो उससे जो है उन्होंने पहचान लिया, और बाद में रिपोर्ट भी आ गई तो उन्हीं के निकला। तो लड़की भी मिल गई है, अब जो है वो प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जो बंदा इसमें शामिल है, जो बॉयफ्रेंड है इसका, उसको पकड़ के लाज़मी उसको फैंटी लगा के जो है पूछना चाहिए एक दफ़ा। और जब तक ये पूरी कहानी या पूरा सच जो है वो सामने नहीं आ जाता, कोई भी जो है हमें एक पहलू नहीं बना लेना चाहिए। ज़ाहिर है दोनों पे गौर करना चाहिए। अभी ऑथेंटिक जो सबूतों के साथ जो कहानी आएगी सामने, वो ऑथेंटिक होगी, और वो कौन-सी होती है वो तो वक़्त अब बताएगा। लेकिन ये ऐसे हादसे काफ़ी सारे पहले भी हो चुके हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, तो बाहर के मुल्कों में भी होते हैं। ये नहीं कि बाहर के मुल्कों में नहीं होते, वहाँ पे भी ऐसे हालात हो ऐसे वाक़यात होते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफ़ेयर होते हैं उनकी वजह से भी ये सारे किस्से हो जाते हैं। और ये मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की ज़िंदगी लेना, किसी को जो है वो मार देना, और इसका इख्तियार आप लोगों के हाथ में नहीं होता लोगों के, लेकिन लोग जो हैं इस चीज़ को नहीं समझते। छोड़ दें, इससे बेहतर है छोड़ दें, अलग हो जाएँ। लेकिन किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी को जो है वो बर्बाद करना, किसी को ब्लैकमेल करना, ये कोई जो है वो ख़ानदानी लोगों का काम नहीं होता। तो बहरहाल मैं तो कहूँगा कि जो भी है इसका ज़िम्मेदार पीछे, वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और जो गुनहगार वाक़ई गुनहगार है उसको पूरी तसल्ली बख्श सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी। और केस अपनी नौयत में ज़्यादा अलग नहीं है, और ये चीज़ें देखी जा रही हैं, लेकिन माशरा किस तरफ जा रहा है, और ये चीज़ें ज़्यादा कंसर्न करती हैं कि यार चलें ये केस है, आज नहीं कल रिज़ॉल्व हो जाएगा, और जो ज़िंदगी जो लाइफ ज़ाया होनी थी वो हो गई है, और अब उसके बाद कोई ना कोई नतीजा जो निकलेगा, दोनों पहलुओं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आने वाले वक़्त में इन फ्यूचर इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कब होगा? ये चीज़ें जो हैं वो देखने लायक होंगी, क्योंकि आने वाले वक़्त में ऐसा हादसा और ऐसी चीज़ें जो हैं वो ना हों, और इस चीज़ को ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए। और बाकी दोनों पहलू नो नो डाउट हैं, क्योंकि जिस तरह की उसकी हालत थी, फ़ोन किया, फिर आज ये दोनों भाई बता रहे हैं कि पहले क्यों नहीं किया, पहले भी फ़ोन हो सकता था। तो दोनों लोग जो हैं बता रहे हैं कि कहानी जो है वो डबल माइंडेड कर रही है। और जो इन्होंने कहा कि हो सकता है लड़की की हालत ऐसी थी कि उन्होंने पकड़ा हो, किडनैप किया हो, इसके हस्बैंड को मार दिया गया हो, और कुछ दिन उन्हें रखने के बाद ज़ोर ज़बरदस्ती कह लें कि ज़्यादती की गई हो, और उसके बाद इसको रिलीज़ किया गया या वहाँ से भागी हो, तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया हो। अब 2 चीज़ें निकलेंगी, एक जो डीएनए टेस्ट होगा इनका, वो बताएगा
और सेकंड थिंग जो इन्होंने जो लड़की है सोनम, इन्होंने कॉल की हैं जितनी भी, मैसेजेस किए हैं, भाई यहाँ से तो वो डिलीट कर देंगी जो है लॉगिन एक्टिविटी और मैसेज वगैरह, लेकिन भाई अगर आप जो है गवर्नमेंट के थ्रू निकलवाएंगे तो हर सारा सारा डाटा जो है वो निकल आता है, कब किस वक्त क्या वॉइस मैसेज किया गया, कॉल की गई, क्या बात हुई, वो सब निकल आएगा। ज़ाहिर है ये तो केस ही ऐसा है कि केस तो यार इसमें तो मर्डर का देना केस पड़ेगा है, तो उनको। भाई वो पूरा पूरा ताउन करेंगी कॉम्प्लेक्स जो है। अब भले वो व्हाट्सएप पे की गई हो या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू वो चीज़ जो है इम्प्लीमेंट की गई हो, वो उसको निकालेंगे तो 110% फिर तो कंफर्म हो जाएगा भाई किसके नंबर से क्या बात हुई, किससे बात हुई, क्या बात हो रही थी। तो एक भी क्लू जो है वो बता देगा कि भाई किसने मरवाया, क्या किया। और जब रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी या मैसेजेस दिखाए जाएंगे किसी बंदे को कि भाई तुमने किया है, तो ये मैसेजेस इस वक्त किए गए, क्यों किया है, तो फिर भाई वो क्लियर आउट वो बंदा बोलेगा। अब वो लड़की है या कह लें कि वो जो 3 लड़के थे 4, उनमें से एक बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है उनका, तो वो था और क्या रिलेशन था इनका, किस तरह कहानी चली पीछे से और क्या हुआ। लेकिन इन सारी कहानी में एक बेगुनाह बंदा जो है वो मारा गया। वो एक शरीफ इंसान जो कह लें कि उसने शादी की और उसने अपनी माता को बताया भी कि इंटरेस्टेड नहीं है लड़की, तो आप क्यों करना चाह रहे हैं। और पेरेंट्स भी कहीं न कहीं उनकी भी इसमें गलती, अभी उनको सोच आई होगी कि बेटे ने कहा था, ना तो ये मूवी देखने जा रही है, ना तो ये मेरे साथ इंटरेस्टेड है, और मतलब इस तरह की चीज़ें उसे नज़र आ रही हैं। उसकी छठी कह रही है तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए था और मुझे कहना चाहिए था बेटा जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, ज़िंदगी तुमने गुज़ारनी है। तो अभी वो सोच, तो पेरेंट्स को भी कम से कम ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर कि जो है हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या थिंकिंग रखते हैं। तो आने वाले वक़्त में ज़िंदगी उन्होंने गुज़ारनी है, ना कि आपने गुज़ारनी है। ठीक है, 2 ख़ानदान एक होंगे और उनको मिलना है, मिल के बैठना है एक-दूसरे के साथ, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये स्टार्टिंग से रिज़ॉल्व होंगी, तो तभी भाई रिज़ल्ट अच्छा होगा। वरना आप देख लें ये भी हैपन हुआ है और भी आगे इस तरह के हैपन जो है वो हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो इस चीज़ पे रोक लगनी चाहिए, पर अभी रिज़ल्ट जो है 110% नहीं आया कि पता चले कि भाई कौन जो है किसने क्या किया। अभी इल्ज़ामात लग रहे हैं और सोनम के पिता जो हैं वो इसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता और मेरी बेटी क्यों करेगी, शादी नहीं करती और ये और वो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बीच में हैं कि घूमने वाला, मतलब जो उन्होंने कहा कश्मीर जाना, उन्होंने कहा पहलगाम में अटैक हुआ तो मैं नहीं जा रही। उन्होंने मेघालय का मेरे ख्याल में वो कर दिया और टिकटें बुक कर दी। तो ये चीज़ भी कंसर्न है कि मेघालय जाना और मेघालय मेघालय हैं मेघालय 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 और सॉरी अबाउट दैट। और वो जो है अब वहाँ की टिकट उन्होंने की और फिर होटल करना और होटल से चेकआउट कर लेना। और उनको भी शक था कि भाई इतनी सुबह कौन चेकआउट करता है, तो वो भी इन्होंने देखा। फिर ऐसा जो है वाटरफॉल घूमने जाना जो बहुत 330 किलोमीटर दूर, और वो इलाका जो है डेंजरस है और पहले ही मशहूर है इन चीज़ों की वजह से। कर्फ्यू लगा हुआ तो मतलब उन्होंने वो जगह ही क्लोज हुई पड़ी है और वहाँ पे जाना, तो मतलब इनको एरिया ऐसा चाहिए था कि जहाँ पे जो है लोग जाते ना हो और आवाम कम हो, बिल्कुल ना होने के बराबर, और वहाँ पे हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें। ये भी बीच में चीज़ें आती हैं। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है जी, लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन जो है वो क्या होगी और किस तरफ जाएगी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज, पीस।